क्लास 10th मैथमेटिक्स के फुल सिलेबस से हमने 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे आंसर डिस्कस करेंगे। सारे प्रॉब्लम अलग अलग चैप्टर से अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, इसलिए मेन मोटिव यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए मेरे साथ इसको आप सॉल्व करते रहिए और देखिए आपके आंसर्स यहाँ पे कितने सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो आपको बताना है यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी रिलेशन के अंदर टर्म दिए गए हैं इनको आपको टेन में कन्वर्ट करना है। सबसे आसान काम मुझे लग रहा है कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दें तो बड़े आसानी से टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है या फिर दिमाग में जो भी मेथड आएगा उसी को आप यूज करना। जरूरी नहीं कि जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ उसी मेथड से आप भी करोगे, बस आंसर मैच होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड किया है। ये आपका हो गया टेन थीटा, प्लस ये हो गया वन, और ये हो गया रूट टू। वन को इधर भेज देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया रूट टू माइनस वन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है और सेक्टर का ही एरिया बताना है। अब अगर सेक्टर को आप सर्कल के अंदर बनाओगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर में सेक्टर की पूरी बाउंड्री यूज करनी होगी, इसलिए बाउंड्री इसका दिखना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, केवल हम लोग सेक्टर का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो ये मान लीजिए एक आपके पास हो गया सेक्टर इस तरीके से। अब इसका जब पेरीमीटर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको पूरी बाउंड्री की लेंथ लिखनी पड़ेगी, तब उसमें ये लेंथ और ये लेंथ यूज करेंगे। आपको जब एरिया बताना होगा तो ये एंगल चाहिए, तो इसी एंगल के लिए इन्होंने यहाँ पे जो पेरीमीटर है उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर का रिलेशन यूज करेंगे और उससे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरे में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस 5.2 है, तो ये हो गया 5.2, ये भी हो जाएगा 5.2, और इसकी जो लेंथ होगी, ये जो कर्व आपको दिख रहा है मतलब आर्क, ये होगा थीटा बाई 360 एंड 2 पाई आर। अब यही तीनों लेंथ ऐड करके पेरीमीटर होना चाहिए, इसलिए हम लोग देंगे यहाँ पे 5.2 प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे है 16.4। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 10.4, उसको इधर भेज दिया तो ये माइनस हो गया, तो हो गया थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू हो गई 16.4 माइनस 10.4 करोगे तो आ जाएगा 6। 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3। पाई आर को अगर हम इधर भेज दें तो हो जाएगा थीटा बाई 360 इक्वल टू 3 बाई पाई आर। अब आपको इसको और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया में पूरा रिलेशन एक साथ यूज हो सकता है, इसलिए इसी रिलेशन को हम लोग आगे यूज कर लेंगे। ठीक, अब चलिए आपको बताना है एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा बाई 360 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 3 बाई पाई आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा 3 इंटू आर मतलब 5.2, और इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है बाहर, जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो एक टेंजेंट मान लीजिए ये ड्रॉ हुआ है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आपका हो गया सेंटर ओ, और जहां से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो एक्सटर्नल पॉइंट पी है। इस पी को ओ से हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो दोनों टेंजेंट है उसके बीच का जो पूरा एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 डिग्री होगा कि दोनों ट्राइंगल हमेशा सिमिलर आते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसलिए जो इसका एंगल होगा वो हाफ हाफ होता है, मतलब इसको हम लोग 30 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको कुछ भी पॉइंट हम दे देते हैं, जैसे पॉइंट ए हो गया, तो ए ओ का रेडियस यहाँ पे आर है। आपको ओपी की वैल्यू बतानी है, तो इस ट्राइंगल को हम लोग यूज करेंगे। तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ओ पी है जिसको बताना है, और ये 30 के सामने मतलब कि परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू आर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन आपको साइन से मिलता है, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, तो साइन 30 लिखेंगे, परपेंडिकुलर
जिसकी वैल्यू आर है, हाइपोटेनस ओपी जो हमको बताना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया आर बाई ओपी, जो ओपी होगा वो होगा 2r के बराबर, ये हो गया इसका लेंथ, यही आपको ये बताना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। If the first three terms of an AP are B, C and 2B, then find the ratio of B and C. इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो है B, सेकेंड टर्म है C एंड थर्ड टर्म इज 2B। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस होगा और इसका जो डिफरेंस होगा उसी को इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे AP अगर ये कंस्टिट्यूटिव टर्म होंगे तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो जब यहां से आप डिफरेंस लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा A2 माइनस A मीन्स C माइनस B, और जब यहां से डिफरेंस लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा A3 माइनस A2 मतलब 2B माइनस C, और दोनों डिफरेंस यहाँ पे सेम होंगे इसलिए इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। अब हम B को एक तरफ कर देते हैं और C को एक तरफ, तो ये B इधर भेज देते हैं और C को इधर। जब B इधर आएगा तो हो जाएगा 3B और C इधर आएगा तो हो जाएगा 2C। अब आपको रेशियो बताना है B रेशियो C, तो यहाँ पे B रेशियो C कर देते हैं, मतलब C को इधर भेज दिया, तो फिर 3 को आप इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी आपका B रेशियो C हो जाएगा 2/3, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8, -9 एंड 2, 3 इन रेशियो 1/2 इंटरनली लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। एक पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कट करता है 1/2 में, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका है 8 एंड -9 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 2, 3। अब इसी को कोई लाइन कट करेगा, तो इसी पॉइंट का क्वाड्रेंट आपको बताना है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x एंड y। रेशियो यहाँ पे 1/2 दे रखा है। अब इसका एक्स वाई निकालेंगे तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला में एक्स के लिए आप एक्स की वैल्यू यूज करते हो और इस रेशियो के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, मतलब रेशियो का पहला नंबर इसके x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर x1 के साथ। तो यहाँ पे लिखोगे 1 × 2 मीन्स 2 प्लस 2 × 8 मीन्स 16, नीचे आता है रेशियो का सम मीन्स 3, ये हो जाएगा 18/3 मीन्स 6। और जब ऐसी y लिखोगे तो आपको रेशियो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई y के नंबर को करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई ये 3 होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -9 के साथ होगा तो -18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रेशियो का सम 3 रहेगा, ये हो जाएगा -15/3 मीन्स -5। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया है 6 एंड -5। अब आप 9th क्लास में पढ़े हो क्वाड्रेंट का हिसाब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका आपको आंसर लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ p, यहाँ पे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं m/3 एंड 5, lie in the midpoint of the line segment joining the point this and this, then find the value of m। अब यहाँ पे दो पॉइंट, एक q जिसका कोऑर्डिनेट है -6 एंड 7 एंड द पॉइंट r कोऑर्डिनेट इज -2 एंड 3, इसको एक पॉइंट p कट कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है m/3 एंड 5, और ये मिड पॉइंट है इसलिए रेशियो 1/1 रहेगा। तो मिड पॉइंट के लिए हिसाब आपको मालूम है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, और ये जो x है वो मिड पॉइंट वाला x है, यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू m/3 हम लोग यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा x1 मीन्स -6 प्लस x2 मीन्स -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -8/2 मीन्स -4। तो जो m होगा वो हो जाएगा -4 × 3 मीन्स -12, तो जो m होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे -12 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। रीता, क्रिस एंड जारा स्टार्ट सॉल्विंग पजल टुगेदर। They take 12, 18 and 21 minutes respectively to solve the puzzle. After how much time will they start solving a new puzzle together? यहाँ पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, तीनों अलग अलग टाइम लेते हैं उस पजल को सॉल्व करने के लिए। फिर कह रहा है कि अगर एक बार तीनों एक साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा कितने टाइम के बाद वो एक साथ पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको जब ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो या तो उसका एचसीएफ बताना होता है या फिर एलसीएम बताना होता है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या कैलकुलेट करोगे, एचसीएफ और फिर एलसीएम। तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि जब भी आपको लगता है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो जो गिवन नंबर है उनसे बड़ा होगा तो आपको सीधे एलसीएम पे जाना है। अब जैसे यहाँ पे इस जारा की बात करते हैं, जारा एक बार इसको स्टार्ट करेगी तो 21 मिनट तो इसको लेना ही है जब वो पहली बार इनके साथ सॉल्व करेगी तब। अब दोबारा जब ये सॉल्व करेगी तो ये 21 के बाद ही सॉल्व कर सकती है इसको, यानी इन सबको भी 21 मिनट के बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
मतलब जो यहाँ पे टाइम दूसरा स्टार्ट होगा एक साथ इनका, वो 21 से बड़ा ही हो सकता है, 21 से छोटा नहीं हो सकता। यानी आंसर आपको अब इस गिवन नंबर से बड़ा मिल रहा है, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले तीनों को फैक्टराइज करेंगे। तो 12 का फैक्टर लिखोगे आप 2 पावर 2 इंटू 3, 18 का लिख दोगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और 21 का लिख दोगे 3 इंटू 7। तो जो एलसीएम होगा वो कैसे निकालते हो, जो भी यहाँ पे फैक्टर होंगे उन सबको यूज करना है विद देयर मैक्सिमम पावर। तो 2 का यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, और एक 7 है। ये हो जाएगा 4 × 9 × 7। अब इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएगा 252। तो 252 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप आर में लिखना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4 hours and 12 minutes। तो 4 घंटे 12 मिनट के बाद तीनों एक साथ फिर से पजल को स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1 and -12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीरोस। जीरोस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चाहिए, या फिर आप इन्हीं दोनों को यूज करो सम और प्रोडक्ट के टर्म में, और किसी एक को दूसरे से रिप्लेस कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी बनेगा। तो हम सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे सम दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट दिया हुआ है -12, तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या आएगा, x² माइनस x माइनस 12। ठीक। अब यहाँ पे 12 का फैक्टर 2 करना है, तो 4 और 3 कर लेते हैं। प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, इसलिए इसको माइनस, इसको प्लस साइन के साथ यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। यहां से कॉमन किया x तो हो गया x माइनस 4, यहां से कॉमन करेंगे 3 तो हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ पे x माइनस 4 अगेन कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। मतलब इसके जो दो रूट होंगे, दीज टू रूट्स आर 4 and -3। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। From a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of two cars at an instant towards the same site are found to be 45 degree and 60 degree. If the cars are 100 meter apart, find the height of the balloon. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये बैलून है और उसको जमीन से कुछ डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है। मान लीजिए इसकी हाइट हम h लिख देते हैं। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो कार का बन रहा है, एक कार मान लीजिए ये है और एक कार ये, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा छोटा, ये वाला एंगल होगा बड़ा, तो इसको लिख देंगे 45 डिग्री, इसको लिखेंगे 60 डिग्री। ये हो जाएगा 45, ये पूरा हो जाएगा 60, ठीक। अब कह रहा है दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और आपको ये हाइट बतानी है। इसको हम लोग लिख देते हैं x, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे tan 60। तो tan 60 इक्वल टू लिखोगे परपेंडिकुलर यानी h बाई बेस मीन्स x, इसकी वैल्यू √3 होती है, इसलिए √3x इक्वल टू हो जाएगा h। या फिर यहाँ से आप x इक्वल टू लिख सकते हो h बाई √3। ये हो गया पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन tan 45 ले लिखेंगे, तो लिखोगे tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स h। अब बेस पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसलिए लिखोगे x प्लस 100। tan 45 1 होता है, इसलिए आपका आ जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू h। ये हो गया रिलेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x की जरूरत है नहीं, इसलिए x को आप h से रिप्लेस कर दो, ठीक। तो हम लोग x की जगह लिखेंगे h बाई √3। ये हो जाएगा h बाई √3 प्लस 100 इक्वल टू h। यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा h प्लस 100 √3 बाई √3 इक्वल टू h। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं h प्लस 100 √3 इक्वल टू h √3। अब इस h को इधर भेज दो, तो लिखोगे 100 √3 इक्वल टू h √3 माइनस h। अगर h हम लोग कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1। तो जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 100 √3 बाई √3 माइनस 1। अब अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो √3 प्लस 1 से इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 100 √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 2। तो 2 से इसको कट कर दिया तो हो गया 50 √3 प्लस 1। अगर √3 का अंदर इंटू करना चाहते हो तो इंटू कर दो, हो जाएगा 3 प्लस √3। ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना मीटर हो जाएगा इसकी हाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 31 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 40।
तो जब मीडियन आपको बताना होगा तो सबसे पहले CF का कॉलम बनाना है, इसलिए इसको हम एक बार फिर से कॉलम बना रहे हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। जो यहाँ पे F का कॉलम है उसमें आ गया 5, X, 6, Y, 6 एंड 5। इसका सम यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक CF का हम लोग कॉलम बनाएंगे, तो CF लिखोगे 5, फिर लिखोगे 5 प्लस एक्स, देन 11 प्लस एक्स, देन 11 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 17 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 22 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक। अब आपको मालूम है कि जो CF का लास्ट वाला टर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यानी जो 40 है वो 22 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। तो यहां से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, क्या? 22 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 18। ये हो गया रिलेशन नंबर 1। ये पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन हम लोग मीडियन से निकालेंगे। तो मीडियन की वैल्यू यहाँ पे 31 दिया हुआ है, तो आपको चेक करना होता है वो क्लास इंटरवल कौन सा है जिसके बीच में आपको डेटा मिलेगा। तो 31 आपको 30 से 40 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको y लिखना पड़ेगा f की जगह, और इसके ठीक ऊपर वाला हम लोग यूज करते हैं CF। तो दिस वन इज CF, दिस वन इज f, और 30 हो जाएगा इसका लोअर लिमिट। तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीडियन इक्वल टू लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो यहाँ पे जो मीडियन है उसकी वैल्यू 31, जो मीन है वो हो गया 30, प्लस n/2, फ्रीक्वेंसी का सम बाई 2 करोगे, फ्रीक्वेंसी का सम 40 है, बाई 2 करोगे 20, माइनस CF की जगह लिखेंगे हम लोग 11 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ F की वैल्यू कितनी है? y है, तो यहाँ लिखना है y, और मल्टीप्लाई डिफरेंस यहाँ पे मीन्स क्लास विड्थ ले लेना है 10। तो 30 यहां से इधर गया तो हो गया माइनस होके 1, y इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा y, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू 10। दिस वन इज द रिलेशन नंबर 2। अब इसी रिलेशन 1 और 2 को आप यूज कर लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, तो y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 10x। अब यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस एक्स, तो लिख दिया 18 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 10x। ठीक, अब इस 10x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 9x, और 18 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, अब x की वैल्यू 8 आ गई। अब इक्वेशन 1 यूज कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 18। अब अगर x की वैल्यू 8 होगा तो y की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 10, तो y की वैल्यू यहाँ पे 10 है, x की वैल्यू है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 11 पे। वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मीन्स पहले रूट को अगर हम एल्फा लिखेंगे तो जो दूसरा रूट बीटा होगा उसको लिखना पड़ेगा 1 बाई एल्फा। तो यहाँ पे जो रूट का प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा एल्फा मल्टीप्लाई 1 बाई एल्फा मीन्स 1। इसको याद रखना, जब भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलेगा तो प्रोडक्ट हमेशा आपको 1 यूज करना है, और प्रोडक्ट से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब एल्फा इंटू बीटा कोफिशियंट से आप लिखते हो c बाई ए, यहाँ पे c की वैल्यू है 3 एंड वैल्यू ऑफ a इज k माइनस 1, और एल्फा इंटू बीटा आपने 1 कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 3 मीन्स k इक्वल टू 4। इसका आंसर हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। A number is chosen at random from the numbers, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, then the probability that square of this number is less than or equal to 1। यहाँ पे कह रहा है कि कितने नंबर आप सिलेक्ट करोगे जिनकी स्क्वायरिंग के बाद जो 1 या फिर लेस देन 1 होंगे। तो सबसे पहले इन नंबर को स्क्वायर कर देते हैं, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 एंड 25। ये हमने सबका स्क्वायर कर दिया। नंबर टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आउटकम यहाँ पे 11 है, और आपको जो डिजायर नंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 और लेस देन 1, यहाँ पे 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 3/11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। In triangle ABC, D is any point on AB such that angle ACB equal to angle CDA।
If AC equal to 6 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल आपके पास है, तो ट्राइंगल सबसे पहले हम लोग बना देते हैं। ये ट्राइंगल आपका हो गया ABC। अब कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट D है AB के ऊपर, तो AB के ऊपर एक पॉइंट हमने D ले लिया और D को C से हमने ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ACB है, ACB मीन्स फुल एंगल, ये दिस वन इक्वल टू एंगल CDA, CDA मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अब ACAD का हिसाब दिया गया है, AB पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल इसको सिमिलर करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राई एंगल ADC एंड ट्राई एंगल ABC। ठीक है, इन दोनों में एंगल A कॉमन है, तो एंगल A कर दिया दोनों में कॉमन। उसके बाद छोटे वाले का जो एंगल D होगा वो बड़े वाले के एंगल C के बराबर है, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो दो एंगल बराबर कर दिया हम लोगों ने, तो डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हो जाएगा और हम लोग लिख देंगे ट्राई एंगल ADC सिमिलर टू ट्राई एंगल। बड़े वाले का A छोटे वाले के A के बराबर है इसलिए A, छोटे वाले का D बड़े वाले के C के बराबर है इसलिए C। अब छोटे वाले का जो C होगा वो बड़े वाले के B के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से साइड का रेशियो लिख सकते हैं, AD का रेशियो AC के साथ, यानी एक साइड इसका तो एक साइड इसका, इक्वल होगा इसका साइड DC तो इसका साइड CB, देन द AC एंड AB। अब हमको जो रिलेशन दिया गया है वो AD और AC का दिया हुआ है, AC AB का हमको कुछ पता करना है, तो इसको इसको इक्वेट करेंगे। तो लिख सकते हैं AD मल्टीप्लाई AB इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AC। AD की वैल्यू यहाँ पे 3 है, AB आपको बताना है, AC यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक, तो जो AB है वो हो जाएगा, इसको कट किया 2 टाइम्स में तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा लेंथ 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। अब अगर इक्वल रूट होगा तो आपको मालूम है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0, और डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू हम लोग निकालते हैं कैसे, B स्क्वायर माइनस 4AC। जब B स्क्वायर माइनस 4AC 0 होगा तो हम लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू 4AC। अब ABC की वैल्यू यहां से अगर हम यूज करेंगे तो B की वैल्यू दिया हुआ है 2√2K, इसका स्क्वायर कर दिया, इधर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू है 18। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8K स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 18, यहाँ से K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 18/8, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 9। मीन्स यहाँ पे K स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9, तो K इक्वल टू हो जाएगा √9, और जब रूट आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लिखना होता है, इसलिए K की वैल्यू लिखोगे +-3। आप केवल प्लस साइन नहीं लिखना, अदरवाइज आपके नंबर कम हो जाएंगे, प्लस माइनस दोनों साइन दिखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, places A and B are 80 kilometer apart. A car is started from A and another from B at the same time. If they move in same direction, they meet in 8 hours, and if they move towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of car. मान लीजिए दो प्लेस, एक प्लेस A एक प्लेस B, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 किलोमीटर। मान लीजिए एक कार यहाँ से चल रहा है, उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, और दोनों मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और ए वाला बी वाले को अगर पा जाएगा तो हमेशा जो एक्स होगा वो बड़ा होगा और ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा बी से। कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, 80 किलोमीटर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस दोनों का तो सेम रहेगा, लेकिन इसको यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं दोनों 8 घंटे में पाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड हमने अगर लिखा x किलोमीटर पर आवर, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक घंटे में ये x किलोमीटर जा रहा है, तो अगर ये 8 घंटे चलेगा तो कुल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 8x, और 8 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 8y, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 80 के बराबर। अब यहां से अगर 8 को कॉमन करके सॉल्व करोगे तो रिलेशन मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब दोनों चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये इधर से इधर चलेगा तो ये इधर से इधर चलेगा, तो दोनों एक घंटे में पा जाएंगे। तो एक घंटे में पाने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा दोनों मिल के 80 के बराबर आएंगे। ठीक है, तो एक घंटे में x की स्पीड से अगर कोई चलेगा तो x किलोमीटर चलेगा, एक घंटे में कोई y की स्पीड से चलेगा तो y किलोमीटर चलेगा, और दोनों मिल के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको x y मिल जाएगा। यहाँ से y को कैंसिल किया
2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू किसी इक्वेशन में यूज कर लो, हम सेकंड वाले में यूज कर रहे हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 45 मीन्स 35 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 15 प्रॉब्लम्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।